झारखंड बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10 सोशल साइंस सेट 3 का सॉल्यूशन लेकर आ गए। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोग सेट 1 और सेट 2 का सॉल्यूशन देख चुके हैं। यदि उन वीडियो को नहीं देखे तो उन सारे वीडियो को आप लोग मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके वीडियो बना रहे हैं। और जिन जिन सब्जेक्ट का अभी तक बाकी है, सारे सब्जेक्ट का मैं वीडियो बना दूंगा। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है झारखंड बोर्ड की ओर से, देखिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा फर्स्ट जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा वो प्रथम सार्वधिक परीक्षा 2021-22 के लिए आपका दिसंबर महीना में होने वाला है इसी साल। और हम लोग देखेंगे दोस्तों विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। क्लास 10 वाले सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस पर जो जितने सारे सवाल देखेंगे, जितने सारे क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सभी के सभी अगर मॉडल पेपर के क्वेश्चन को अगर करके जाते हैं ना, तो इसमें ही आपका एग्जाम में चार चांद लगने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोग याद रखिएगा। और आपको एग्जाम में टाइम दिया जाएगा दोस्तों, 1 घंटा 30 मिनट का ही दिया जाएगा। टोटल मार्क्स आपको 40 मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। आप सभी को जो सामान्य निर्देश दिया गया है वो तो ऑलरेडी पता होगा। सेट 1 सेट 2 देख लीजिएगा और आप लोग पढ़ सकते हैं। और मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किए तो मेरे वो टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा, वहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। और तथा और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो पीडीएफ के साथ में मेंशन कर दूं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद 1-2 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जुड़ना नहीं भूलिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इसी प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? ये हुआ था 14 जुलाई 1790 ईस्वी में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? यानी कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत पूछा गया है सवाल कि अग्रदूत जो सबसे ज़्यादा जिसका योगदान रहा है तो कौन था? देखिए 4 ऑप्शन है, नेपोलियन, दिदरो, लेनिन और रूसो। तो कौन था दोस्तों? रूसो। रूसो का सबसे ज़्यादा योगदान था। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? देखिए इसका जो राइट आंसर मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, इसका जो आंसर होने वाला है वो 1871 ईस्वी। तो यदि आपको इसका राइट आंसर या फिर आपको कंफर्म आंसर पता है तो और सभी दोस्तों के लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा इसका आंसर आप लोग को क्या लगता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो हो जाएगा 1871 ही होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या फिर अन्य कुछ, यह कथन किसका है? यह कथन किसने दिया था दोस्तों? यह कथन रूसो ने ही दिया था। तो ग नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह रचना की थी दोस्तों दिदरो के द्वारा यह रचना किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का जो लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही फेमस बुक है। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बेहद आप सभी इसका आंसर ऑलरेडी आप सभी को पता होगा। देखिए यह कथन किसका है? देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह किसने बोला था दोस्तों? यह हमारे प्रिय जो सुभाष चंद्र बोस, जिसे हम लोग नेताजी के नाम से भी जानते हैं, इसने दिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये आपके एग्जाम के लिए भी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है उसके लिए भी ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, संताल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संताल विद्रोह का जो नेता था दोस्तों, वो संताल के यहाँ के सबसे फेमस सिद्धू और कान्हू, जिन्हें कोई नहीं जानता है कि संताल के झारखंड में रहने वाला सभी के सभी छात्र छात्राओं को ये ऑलरेडी पता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं?
तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे संसाधन कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एग्जाम में जरूर इससे देखने को मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चंस। तो सभी के सभी मॉडल पेपर का क्वेश्चन आप लोग उसका आंसर जरूर करके जाइएगा एग्जाम से पहले। भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? तो देखिए, भूमि निम्नीकरण जो होता है ना दोस्तों, तो भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि का हार्स हो जाना, नष्ट हो जाना। देखिए, वनों का काटना, वनों का अत्यधिक कटाई होगा तो इससे भी भूमि नष्ट होने लगेगा। अति पशुचारण, अत्यधिक मात्रा में पशुचारण होगा तो इससे भी भूमि को खतरा है। उसके बाद खनन, अगर खनन होगा तो खुदाई जो होगा उससे भी भूमि का नुकसान होता है। लेकिन नुकसान किससे नहीं होगा? मधुमक्खी पालन, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? तो ये 43%, 43% दोस्तों, ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, नवीकरणीय योग्य, प्रवाह, जैव और अनवीकरणीय योग्य। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य, क्योंकि लोहा जो है ये सीमित साधन है दोस्तों, इसीलिए अनवीकरणीय। एक बार ये खत्म हो जाने पर ये दोबारा इसे पाना मुश्किल है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? तो गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? तो ये लुप्त जाति है, अभी लुप्त हो गया, बहुत कम ये वो तो लुप्त ही माना जाता है, ये लुप्त हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? तो देखिए, वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, या फिर पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत जानकारी वाला। देखिए, ये चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। मृदा अपरदन रोकने की, वनों की कटाई रोकने से, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, या फिर कृषि उत्पादन बढ़ाने में। तो जो चिपको आंदोलन था दोस्तों, ये वनों की कटाई रोकने से लेकर संबंधित था आंदोलन। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जल की कमी के क्या कारण है? आखिर जल की कमी क्यों हो सकता है? तो देखिए, अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। तो ये उपयुक्त सभी के सभी आंसर इसका हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, टांका क्या होता है, यानी कि टांका किसे कहते हैं? दोस्तों, टांका पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक, यानी कि इसे राजस्थानी भाषा में टांका कहा जाता है। पीने के पानी को टैंक में रखने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई थी? तो सन 2025 तक जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की थी 20 करोड़ लोगों की। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो देखिएगा, किसी भी देश की प्रति व्यक्ति की आय की जो गणना की जा सकती है वो उस देश की कुल जनसंख्या बेटे कुल इनकम, जी हाँ दोस्त, कुल जनसंख्या, कुल आय, उस देश की कुल आय और कुल जनसंख्या को भाग देकर निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वो देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? तो देखिए, वो किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? तो वो विकसित श्रेणी के अंतर्गत होगा, ऑप्शन नंबर ख। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास का उद्देश्य क्या है? विकास केवल अपने लिए, विकास केवल दूसरों के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, इसे सतत विकास कहा जाता है। मतलब अभी के लिए और भविष्य में जो आने वाला पीढ़ी है उसके लिए भी सोचा जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये सबको आंसर इसका पता रहता है, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और केरल। तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा जो एजुकेशनल स्टेट है कौन सा दोस्तों? हमारा भारत का वो शिक्षित राज्य केरल। तो इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है, तो जनसंख्या यदि उस देश की 5,000 जनसंख्या है, तो उस देश की कुल आय निम्न में से क्या होगी? हम लोग जानते हैं, यदि प्रति व्यक्ति एक आदमी का अगर इनकम जो है 500 दिया है, अगर उस देश में टोटल 5,000 आदमी है, तो टोटल इनकम की बात किया जाएगा तो क्या होगा? टोटल एक व्यक्ति का इनकम प्लस टोटल जनसंख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 25 लाख हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 25 लाख। याद रखिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर को राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखिए, द्वितीय क्षेत्र का मतलब क्या? विनिर्माण, यानी कि जिसका दोबारा कच्चे माल से निर्माण किया जा सकता है कोई चीज़। इस क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन होता है, ये तो होगा नहीं। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जा सकता है, वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 26 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ख नंबर होगा राइट।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसा स्थिति है जहां लोग बेरोजगार है, नियोजित है लेकिन कम वेतन अर्जित है, मतलब वहाँ का क्वालिटी है लेकिन वहाँ वेतन कम मिलता है, फिर नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है। जी हाँ दोस्तों, मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी ये ज़्यादातर शहरी इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए काम करने के योग्य बहुत आदमी रहते हैं लेकिन काम जो मिलता है बहुत कम को, नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है। तो ये ऑप्शन नंबर गो होगा इसके लिए राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु के वर्ग की कुल बच्चों का 60% क्या कहलाता है? तो ये प्रतिशत जो है निविल उपस्थिति अनुपात, निविल अनुपस्थिति अनुपात, साक्षरता दर या सकल उपस्थिति अनुपात। तो बताइए 28 का क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों निवल उपस्थिति अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने, यानी कि संगठित क्षेत्र, संगठित मतलब सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ। देखिए यह उन उद्यमियों का शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, या फिर यह सरकार के नियंत्रण से बाहर, या फिर यह कम वेतन प्रदान करता है, या फिर इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं है। तो बताइए 29 का आंसर क्या होना चाहिए? तो 29 का आंसर हो जाएगा दोस्तों क नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, एक मिनट दोस्तों, ये PDF थोड़ा ऊपर चला गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है? देखिए कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक, देखिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, जिसके अंतर्गत बैंक वगैरह आते हैं, बैंक आ गया, जितने सारे सेवा देने वाला जो हॉस्पिटल वगैरह ये सब क्या है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। देखिए 31 दोस्तों, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? देखिए सत्ता की साझेदारी में दो प्रकार के वितरण होता है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज वितरण के अनुसार कौन सा हो जाएगा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसको क्षैतिज वितरण के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो 32 का आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। जी हाँ दोस्तों, ब्रुसेल्स हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 33, एक मिनट PDF आगे चला गया। नेक्स्ट सवाल जो है 33, देखिए सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? सामुदायिक सरकार यानी कि मिला जुला सरकार, तो किस देश पर यह संबंधित है? तो ये बेल्जियम में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख इसके लिए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बेल्जियम से ही रिलेटेड आ गया है। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की आबादी कितनी प्रतिशत है? यानी कि बेल्जियम में डच भाषा कितनी प्रतिशत आबादी वाले लोग बोलते हैं? तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो 59। जी हाँ दोस्तों 59, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण के निम्न में से कौन संबंधित है? देखिए हम लोग सत्ता की साझेदारी के से संबंधित जो क्षैतिज वितरण पर देख लिए, लेकिन यहाँ पर पूछा ऊर्ध्वाधर वितरण है। इसको याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर वितरण में कौन आता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, यानी कि जो कानून प्रशासन व्यवस्था वगैरह जो लागू करता है वो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? तो संघ सूची यानी कि संघ के अंतर्गत जो कार्य करते हैं। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग वगैरह, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल आ रहा है 37। जी हाँ दोस्तों 37, हमारे देश में राज्य भाषा हिंदी को बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? यानी कि भारत में हिंदी बोलने वाले का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा 40%। नेक्स्ट सवाल, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? यानी कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अनुसूचित भाषाओं में, तो सबसे ज़्यादा बोले जाने में जो झारखंड में सबसे ज़्यादा बोलचाल की भाषा है उसी को रखा गया है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर घ, संथाली को रखा गया है दोस्तों। इसे याद रखिएगा क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा आदिवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, संथाल की ज़्यादा, इसीलिए संथाली है। क्वेश्चन नंबर 39, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये 50%। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल जो कि इस PDF का और इस सेट 3 सोशल साइंस का अंतिम सवाल है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1994, 1994 में, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। तो दोस्तों ये था क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान सेट 3 का ऑल 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और
एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह का सभी के सभी सेट 1 का ऑलरेडी इंग्लिश का, हिंदी का, मैथमेटिक्स का, ऑल सब्जेक्ट का सेट 1, सेट 2, सेट 3, सोशल साइंस का दोस्तों पाँचों के पाँचों सेट आप सभी के लिए अपलोड कर दिए हैं। आपको स्क्रीन पर भी शो रहा होगा, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का सेट 1, सेट 2, सेट 3 जहाँ जिसका जो जितना सेट बना पाए अभी तक तो आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, कौन सा सेट पर, तो कमेंट करके सजेस्ट जरूर कीजिएगा। आपके लिए मैं ज़रूर वीडियो ला दूंगा। यदि आप इसकी पीडीएफ पर आपको आंसर मेंशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो के अपलोड होने के बाद जब मैं पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा तो वहाँ पर आपको इसका जो पीडीएफ मिलेगा उसमें इसका आंसर भी मेंशन किया हुआ रहेगा। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।